एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। छुट्टी का दिन होने से हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड ही खुला था। शोर शराबे से डॉक्टर नीलकंठ की तंद्रा भंग हो गई। घड़ी पर निगाह डाली। रात के 10:20 हो रहे थे। उसे एलिस के लिए चिंता हो रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। 9 बजे वह उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती थी। वैसे उसने फ़ोन पर बताया था कि वह 1-2 घंटे देर से आएगी। सर, वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक सीरियस केस है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। आदमी है या औरत? औरत है, वार्ड बॉय ने उत्तर दिया। कहते हैं कि सुसाइड का केस है, पुलिस को बुलाना होगा। नीलकंठ ने पूछा, साथ में कौन है? 2-3 पड़ोसी हैं। ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, सिस्टर एलिस आई है? जी, अभी अभी आई हैं, उस घायल औरत के साथ हैं, ओटी में है। पुलिस को देखते ही वह बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तो चिंता में पड़ गया था। सर जल्दी कीजिए, मरीज की हालत बहुत ख़राब है। सारी तैयारी कर दी है ना? जी, सब तैयार है, एलिस ने गंभीरता से कहा। घायल औरत और कोई नहीं, आपकी पत्नी सुरमा है। सुरमा? ही नीलकंठ का सूरमा से खूब झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण एलिस थी। नीलकंठ और एलिस का प्रणय प्रसंग उसके विवाहित जीवन में विष घोल रहा था। सुबह सूरमा बहुत अधिक टेंशन में थी क्योंकि नीलकंठ के कोट पर 2-4 सुनहरे बाल चमक रहे थे और सूरमा को पूरा विश्वास था कि ये दोनों चिन्ह एलिस के ही हैं। कुछ कहने को रह ही क्या गया था। पूरी कहानी पर्दे पर चलती फिल्म की तरह साफ थी। झुंझलाकर गुस्से में पैर पटकता हुआ नीलकंठ बाहर निकल गया। जाते जाते सूरमा के चीखते शब्द कानों में पड़े, आज तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसी धमकियां सूरमा कई बार दे चुकी थी। एक बार नीलकंठ ने उसे ताना भी दिया था, जाने मन जीना जितना आसान है, मरना उतना ही मुश्किल है। मरने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए। मरकर भी दिखा दूंगी, सूरमा ने तड़प कर कहा था। तुम्हारी तरह नाटकबाज नहीं हूँ। देख लूंगा देख लूंगा। नीलकंठ ने गुस्से में कहा भी था कि वह शुभ घड़ी आने तो दो। आखिर सूरमा ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया था। उनका घर 5th फ्लोर पर था। वह बालकनी के नीचे कूद पड़ी थी। इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना बड़ा मुश्किल था। नीचे हरी हरी घास का लॉन था। उस दिन घास की कटाई हो रही थी, सो कटी घास के ढेर लगे थे। सूरमा उसी के ढेर पर जा गिरी। उस समय मरी तो नहीं, पर चोट बहुत लगी थी। शोर मचते हुए ही कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने सूरमा को पहचाना और यही ठीक समझा कि उसे नीलकंठ के पास उसी के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए। काफ़ी खून बह चुका था। नब्ज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही थी। शरीर का रंग फीका पड़ रहा था। नीलकंठ के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। सूरमा से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ जीवन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमेशा की किटकिट से परेशान हो चुका हूँ। एक डॉक्टर को समझाना हर औरत के वश की बात नहीं। कितना टेंशन भरा जीवन होता है। अगर चंद पल किसी के साथ मन बहला लिया तो क्या हुआ। पत्नी को इतना तो समझना ही चाहिए कि हर पेशे का अपना अपना अंदाज होता है। सहसा चलते चलते नीलकंठ रुक गया। क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, नीलकंठ ने लड़खड़ाते स्वर में कहा। कोई डॉक्टर अपनी पत्नी या सगे संबंधी का ऑपरेशन नहीं करता क्योंकि वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? एलिस ने आश्चर्य से पूछा। जल्दी से डॉक्टर जतिन को बुला लो, नीलकंठ ने वापस मुड़ते हुए कहा। वह सोच रहा था कि ऑपरेशन में जितनी देर होगी उतनी जल्दी ही सूरमा इस दुनिया से चली जाएगी। ये कैसे हो सकता है? एलिस ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। डॉक्टर जतिन को आते आते 1 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन इतना समय कहाँ है? मैं मानती हूँ कि आपके लिए पत्नी को इस दशा में देखना बड़ा मुश्किल होगा और ऑपरेशन करना उससे भी अधिक मुश्किल, पर यह तो आपात स्थिति है। नहीं, यह डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध होगा और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, कम से कम आप कुछ देखभाल तो करें। मैं अभी डॉक्टर जतिन को संदेश भेजती हूँ। डॉक्टर नीलकंठ जब ओटी में घुसा तो सुरमा का खून से लथपथ शरीर पड़ा था, जिससे कभी उसने प्यार किया था। वे क्षण कितने मधुर थे। उस समय सुरमा की आंखें बंद थी, एकदम बेहोश और दीन दुनिया से बेखबर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसके मन में कितना तूफान उठा होगा। एक क्षण अपराध भावना से नीलकंठ का हृदय कांप उठा। नीलकंठ ने कांपते हाथों से सूरमा के बदन से खून साफ किया। उसका सिर फट गया था। वह कितने ही ऐसे घायल व्यक्ति देख चुका था, पर कभी मन इतना विचलित नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, क्या सूरमा की जान बचा सकना उसके वश में है? लेकिन डॉक्टर जतिन के आने से पहले ही सूरमा मर चुकी थी। नीलकंठ सुनी आंखों से उसे देख रहा था। वह जड़वत खड़ा था।
जतिन ने डेड बॉडी को देखा और धीरे से नीलकंठ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे दुख है, सूरमा अब इस दुनिया में नहीं है। एलिस, नीलकंठ को केबिन में ले जाओ, इसे कॉफ़ी की ज़रूरत है। एलिस ने आहिस्ता से नीलकंठ का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए ओटी से बाहर ले आई। कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया। सर, मुझे दुख है। सूरमा के ऐसे अंत की मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। नीलकंठ ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कसूर मेरा है। नीलकंठ आंखें बंद किए सोच रहा था, शायद सूरमा को बचा पाना मेरे वश से बाहर था, पर कोशिश तो कर ही सकता था। लेकिन मैं टालता रहा, क्योंकि सूरमा से छुटकारा पाने का यह सुनहरा अवसर था। मैं कलह से मुक्ति पाना चाहता था। अब शायद एलिस मेरे और करीब आ जाएगी। एलिस सामने कॉफ़ी का प्याला लिए खड़ी थी। वह आकर्षक लग रही थी। पुलिस सूचना पाकर आई थी। औपचारिक रूप से पूछताछ की गई। यह स्पष्ट था कि दुर्घटना के पीछे पति पत्नी के बिगड़ते संबंध थे, परंतु नीलकंठ का इस दुर्घटना में कोई हाथ नहीं था। नैतिक जिम्मेदारी रही हो, पर कानूनी निगाह से वह निर्दोष था। पोस्टमार्टम के बाद शव नीलकंठ को सौंप दिया गया। दोनों ओर के रिश्तेदार सांत्वना देने और घर संभालने आ गए थे। दाह संस्कार के साथ सबके चले जाने पर एक सूनापन सा छट गया। नीलकंठ को सामान्य होने में सहायता दी तो केवल एलिस ने। अस्पताल में ड्यूटी के समय तो वह उसकी देखभाल करती ही थी, पर समय पाकर अपनी छोटी बहन अनीशा के साथ उसके घर भी चली जाती थी। धीरे धीरे नीलकंठ के जीवन में शून्य का स्थान एक प्रश्न ने ले लिया था। कई महीनों बाद नीलकंठ ने एक दिन एलिस से कहा, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी को पाना चाहता था, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? यह सोचकर कभी कभी आश्चर्य होता है। सर, नीलकंठ ने टोकते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। यह औपचारिकता मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या करूं? सर, आदत सी पड़ गई। वैसे कोशिश करूंगी। तुम मुझे नील कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। एलिस हंस पड़ी। कोशिश करूंगी, वैसे है ज़रा मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं। नीलकंठ हंसा। आखिर मैं भी तो तुम्हें एलिस कहकर बुलाता हूँ। आपकी बात और है, आप किसी भी संबंध से मुझे मेरा नाम से पुकार सकते हैं, तो फिर किस संबंध से तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओगी? पता नहीं। तुम जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावना है। नीलकंठ ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सूने जीवन में बाहर बनकर प्रवेश करो। यह तो अभी मुमकिन नहीं है। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, नीलकंठ ने कहा, पर वादा तो कर सकती हो। नीलकंठ को विश्वास था कि एलिस इनकार नहीं करेगी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह कहना भी मुश्किल है। एलिस ने मेज पर पड़े चम्मच से खेलते हुए कहा, क्यों? आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त ही बने रहे तो अच्छा है। क्या मतलब? नीलकंठ ने खड़े होते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर शादी कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है मेरा भी वही हश्र नहीं होगा जो सूरमा का हुआ? आखिर दुर्घटना तो सभी के साथ घट सकती है। यह सुनते ही नीलकंठ को मानो सांप सूंघ गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर जबान पर मानो ताला पड़ गया था। एलिस ने हाथ देने से इनकार जो कर दिया था। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।